नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव लड़ने की जिद की। जैसे कांग्रेस के गढ़ नागपुर में नितिन गडकरी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यो उनकी तैयारियां पार्टी अध्यक्ष रहते वक्त ही शुरू हो गई थी। फिर भी नागपुर की सीट आसान नहीं है। भाजपा के तमाम आला नेताओं की सीटों में यह सर्वाधिक टफ सीट है, इसलिए उनसे सीट विशेष पर लड़ाई की जमीनी हकीकत जानना दिलचस्प है। तो चुनाव में पार्टी की दशा दिशा का उनका हिसाब भी मतलब वाला है। आज उनसे विशेष चुनावी बातचीत है और मेरा पहला सवाल उनके चुनावी दंगल में कूदने पर है। नितिन जी, आपको हिसाब से पूरे देश में चुनाव लड़वाना चाहिए था भाजपा को, लेकिन आप खुद नागपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नागपुर में चुनाव लड़ने की क्या तुक है, क्या आप इससे प्रूव करेंगे? देखो, एक तो ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरे बारे में महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आया था उसमें भी 2,40,000 तक वोटर्स थे ग्रेजुएट में, तो वो भी एक विधानसभा चुनाव जैसा ही था। और मैं एक बार तो अनअपोज भी आया हूँ चुनकर वहां से, और 2 बार राज्यसभा के बारे में जाने की बात आई। तो आप जैसे लोग बोल रहे थे राज्यसभा क्यों नहीं जा रहे, चुनाव में ही क्यों लड़ रहे, तो एक बार मैंने सहज कह दिया कि ठीक है, मुझे लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो नेचुरली मैं नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मैं नागपुर में 35 साल मैंने काम किया है, और इसलिए चुनाव लड़ने के लिए कोई चुनाव पर मुझे नागपुर है ना, पूरी तरह राष्ट्रीय राजनीति में जहां जहां जिस राज्यों की मेरी जिम्मेदारी है, आज दिल्ली की जिम्मेदारी है, बाकी भी जो काम है वो सब कर रहा हूँ, और इसलिए मैं कोई नागपुर में एंगेज नहीं हूँ। नहीं, लेकिन नागपुर में मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। तो आप बूथ के स्तर पर या सचमुच में आप अपने व्यक्तित्व या अपने काम के ऊपर वहां वोट मांगेंगे? जनता आपको वहां वोट क्यों देगी? क्योंकि कांग्रेस का एक तरह से नागपुर गढ़ भी रहा, ये हकीकत है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो देखो, नागपुर कांग्रेस का गढ़ रहता तो नागपुर महानगर पालिका कांग्रेस की होती जी। नागपुर अगर कांग्रेस का गढ़ होता तो नागपुर जिला परिषद नागपुर कांग्रेस की होती। नागपुर अगर गढ़ होता तो 6 में से 4 एमएलए भाजपा के नहीं होते। देखिए, पहली बात है कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, वहां के विकास के मुद्दों के साथ मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था 95 to 2000 में, तब मैंने रोड बनाए, कंक्रीट रोड बनाए, उड्डान पुल बनाए, नागपुर की स्मशान भूमि अच्छी की, नागपुर में 70 गार्डन बनाए, कम से कम 60 स्टेडियम बनाए। मतलब ये काम, आपका काम वहां बोलता है पूरी तरह नागपुर में। आप किसी भी अभी उठाकर नागपुर में किसी भी व्यक्ति को फोन करोगे तो नागपुर के लोगों में निश्चित रूप से अपेक्षा है कि नागपुर का विकास अगर कर सकता है तो निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ, इसलिए लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति भी है। नहीं, लेकिन लोगों का कईयों का मानना है कि आप जब अध्यक्ष के नाते आपने जब दिल्ली में जिम्मेवारी संभाली, तब भी आपका नागपुर को लेकर आपने पूरी मैपिंग बूथ स्तर पर कैसे किया, पूरी तैयारी के साथ में आपने, मतलब नागपुर को सचमुच में फोकस तो आपने बहुत काम के हिसाब से या चुनाव की तैयारी के हिसाब से बनाया हुआ? कोई तैयारी नहीं की। देखो, मैं आपको तो मुझे तैयारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रॉब्लम एक ही, केवल आप 1-2 दिन नागपुर रहने के लिए आइए। नहीं, मैं आपको बता दूं जो पैटर्न काम का है, क्योंकि आप दिल्ली से कल्पना, मैं जब नागपुर जाता हूँ मुझे 1400-1500 लोग मिलते हैं। मेरे घर में जब लोग बैठे हुए रहते हैं तो एक एक को मिलते हुए, पुलिस बंदोबस्त में भी बैठे रहता हूँ, सबसे मैं मिलता हूँ। और मैं आज का नहीं है, मैं 35 साल से नागपुर में राजनीति कर रहा हूँ, और मेरा समाज के नीचे से नीचे लेवल तक कॉन्टैक्ट है। मैं नागपुर में, आपको पता नहीं होगा, मैं इंटक का अध्यक्ष करके चुनकर आया हूँ, इंटक के अंतर्गत चुनाव में। मैं ट्रेड यूनियन, कांग्रेस की जो इंटक है उसके अंदर आप जुड़े हैं। जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे हरिभाऊ नाईक, जो बड़े आदमी थे, तो उनका चुनाव हुआ इंटक का, तो उन 25 में से 22 लोगों ने मुझे चुना। आज भी वहां 1.5 लाख कामगारों की यूनियन का मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। दिल्ली में भाजपा का अध्यक्ष होने के बाद में भी बूथ सेंटर, झोपड़पट्टी में, गरीब लोगों में, कामगारों में, ये सब माइक्रो लेवल पे सारा कुछ आपका? माइक्रो लेवल नहीं, देखिए आपको एक बताओ, मतलब जमीनी पकड़ उसको कहें। पहले तो मैं वर्धा और भंडारा जो 2 सिटी, वहां 2 चीनी मिलें चलाता हूँ, और जहां भी जाता हूँ वहां 25,000-20,000 किसान आते हैं। नागपुर से ज्यादा आसान मुझे वर्धा सीट है, और वहां के कांग्रेस एमपी ने जाहिर किया था वर्धा के सिटिंग कि मैं अगर वर्धा से लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरा बेस वहां ग्रास रूट पर काम है, और मैं कहूँ चुनाव की दृष्टि से ये काम नहीं खड़ा किया, वैसे ही पार्टी के लिए मैं काम करता रहा। पर जब ये चुनाव की बात आई तो कोई इंदौर कहने लगा, कोई भोपाल कहने लगा, कोई वर्धा, कोई भंडारा, कोई मुंबई, तब मैंने तय किया अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं अपने नागपुर से ही लड़ूंगा, और नागपुर में वहां का मेरा जन्म स्थान है। लेकिन उसमें आप क्योंकि वहां से लड़ रहे हैं, तो आप पार्टी की तरफ से जो आपको चुनौती देने की बात है, उस चुनौती को आप कितना गंभीरता
गंभीरता से लेते हैं या किस तरह उसको देख रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल गंभीरता से लेता नहीं और मुझे नहीं लगता कि वो गंभीरता से लेने लायक कोई स्थिति है। मतलब लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि आप दिल्ली में रहे हुए, दिल्ली के प्रभारी, और दिल्ली के प्रभारी के बावजूद आपने, मतलब आपका जो चैलेंज जिस तरह निकल गया है, उससे आप नहीं मानते कि कुछ ऐसी अनहोनी, कुछ ऐसी? दिल्ली का जिस समय चुनाव हुआ था, ये अन्ना हजारे जी ने मेहनत की, भ्रष्टाचार का आंदोलन किया रामलीला मैदान पर, और उस समय हमने उस आंदोलन को सपोर्ट किया था। तब यही केजरीवाल जी, यही प्रशांत भूषण, मेघा पाटकर और सिसोदिया मेरे घर पर आए थे, और जब मैंने अन्ना हजारे जी के उपोषण का समर्थन किया था और केंद्र सरकार को पत्र दिया, जब तक हमने पत्र नहीं दिया तब तक इनसे बात भी कांग्रेस सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जो एक बहुत बड़ी पूंजी और मेहनत अन्ना की थी, उस अन्ना की मेहनत के ऊपर इन्होंने अपनी पार्टियां खड़ी की। पर आपको मैं बताता हूं, आज जिस प्रकार से इनकी धज्जियां उड़ रही है और जिस प्रकार से ये पार्टी एक्सपोज हो रही है और इनकी सच्चाई की कली खुल रही है, तो अब लोगों के मन में ये एक हवादुर नहीं, लेकिन वोट काटने के हिसाब से तो देखिए, वोट कटे इसकी चिंता में आप भी होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव इसीलिए और कही हुई है कि राज ठाकरे ने आपने जो बात की है उसमें भी ये कि वोट कटे न, ये एक बुनियादी चिंता, चुनावी चिंता तो निकल के आती रणनीति। पहली बात हमको चिंता थी, ये पार्टी हमारे वोट ज्यादा काटेगी, पर दिल्ली में हम 32 सीटें जीते हैं। हमारा इसमें पार्टी चुनकर आने के बाद में हमारा वोटिंग परसेंटेज लगभग हमारा जितना था उतना ही रहा है। लेकिन सत्ता में आने से रोका आपने, ये तो अपनी जगह भले। पहली बात तो ऐसी है, थर्ड पार्टी जो इतनी बड़ी सीटें जीतने के बाद कांग्रेस और हमारे बीच में जो पोलराइजेशन था, जितने हमारे वोट थे उतने वोट पर हम रहे। यानी आज स्थिति में एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी कम नहीं होती तो हमको 5, 7, 8 सीटें और ज्यादा मिलती है। हमारा जो सबसे बड़ा दिल्ली में जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी अपेक्षा से इतना नीचे चली गई, इसके कारण हमारे उम्मीदवार बहुत से जगह पर। ये खतरा अब लोकसभा चुनाव में नहीं है कि कांग्रेस का वोट इतना घट जाए और आपको उसका वोट, कांग्रेस का वोट आपको मिले और उसके कारण सारी इक्वेशन, सारा समीकरण गड़बड़, इसकी कितनी संभावना? कोई भी व्यक्ति को लगता नहीं। मैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से बातचीत कर रहा हूं। अब उनसे देश की चुनावी तस्वीर और भाजपा के चुनाव लड़ने के अंदाज पर बात करते हैं। नितिन जी, जो आपने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की हवा जो चल रही है उससे लोगों को उम्मीद है, क्या सचमुच में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल का आपको चुनाव में फायदा होता हुआ लगता है, या नरेंद्र मोदी की हवा उससे ज्यादा बड़ी नरेंद्र मोदी के ऊपर रेफरेंडम होता हुआ लगता है? क्या आप मतलब इस चुनाव को किस तरह ले रहे हैं आपने? क्योंकि चुनाव बहुत देखे, तमाम 20-25 साल से आप चुनाव लड़ते हैं, उस चुनाव जमीनी तौर पर लोगों में किस तरह की सोच है? देखिए, दोनों बातें एक दूसरे को पूरक है। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए संगठन मजबूत चाहिए, नेतृत्व मजबूत चाहिए और चुनाव के मुद्दों में अनुकूलता चाहिए। ये तीनों बातें एक समय जब आती है तब एक ताकत बनती है। देखिए, एक बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से यूपीए 1 और यूपीए के बाद यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड प्रस्तापित हुआ, महंगाई का विश्व रिकॉर्ड प्रस्तापित हुआ, इससे लोग चिंतित है, क्रोधित है और लोगों के मन में असंतोष है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। और दूसरी एक बात एक है, आज जो सवाल आप हमको नहीं पूछते, जब हमारे यहाँ नेतृत्व तय नहीं होता था तो हमको पूछते थे आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। जब हमने ये निर्णय किया कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, तो आप कोई कांग्रेस पार्टी को नहीं पूछते कि आपका उम्मीदवार क्यों नहीं है कोई। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है राहुल गांधी। नहीं, लेकिन इससे पहले तक के 15 लोकसभा चुनाव में बुनियादी तौर पर पार्टियां आपस में लड़ती रही, विचारधारा की लड़ाई होती रही है। इस बार एक पर्सनैलिटी के ऊपर, ये भाजपा की या नरेंद्र मोदी की भी है कि वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पूरे चुनाव को लेकर आए, लेकिन इससे भाजपा भी कोई उस अच्छी स्थिति में नहीं। और खास तौर पे जब आरएसएस के प्रमुख या वो भी कह रहे हैं कि हमें नमो नमो का राग नहीं, हमें विचारधारा, विचार के ऊपर करना चाहिए, तो ये तो एक, क्योंकि खेल आप लोगों ने बदला है इसलिए एक पर्सनालिटी के ऊपर सारा कुछ केंद्रित हो रहा है। नहीं, आप मीडिया करती है। नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक है, एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। उनके नेतृत्व में ऐसी इंडिविजुअलिटी की कोई बात नहीं है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और मैं आपको सही बताता हूँ कि आज सवाल ये नहीं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश में कौन से पार्टी का शासन आएगा या कौन एमपी बनेगा, कौन नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आज देश इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ
हुआ है। देश भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरह से आज बहुत ही कठिन अवस्था में है। हमारी सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही है, हमारी सीमाएं असुरक्षित। नहीं, ये मुद्दे, ये विचार अपनी जगह सब है। देश को बचाना और कांग्रेस को हटाना, देश को बचाना और कांग्रेस को हटाना दोनों एक ही बात है। नहीं, वो है, ये देश को बचाने या इसके जो संकट है उसके समाधान का, उसमें घोषणा पत्र तमाम बातें, लेकिन वो नहीं। कुल मिला के पूरी भाजपा का प्रचार अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फोकस है, ये तो एक हकीकत है। देखो, आप दोनों बाजू से बोलते हो। ये सबसे बात ऐसे कि ये मीडिया में भी ये डबल ढोलकी वाला काम चलता है। जब कोई हमारा नेता नहीं प्रधानमंत्री पद का, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें नेता आने के, इसमें झगड़े हैं, ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपका दिन भर टीवी पे चर्चा चलेगी। अब हमने मिलकर एक उम्मीदवार तय किया है और हमने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो आप कह रहे कि आप इंडिविजुअलिस्ट हो। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और हमारे शीर्षस्थ नेता थे, तब आपने ये नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी है। नहीं। दूसरी बात, अडवाणी जब दूसरी बार 2009 में थे तब भी आपने ये नहीं कहा। देखो, पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इस पार्टी में कोई मालक और मालकिन नहीं है। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि इस चुनाव में सचमुच में फोकस एक तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर रेफरेंडम का हो गया है कि भाई उनके पक्ष में या विरोध में? पूरा चुनाव पहली बार एक तरह से बहुत अलग नया चरित्र पा रहा कि नरेंद्र मोदी के जो पक्ष में है या विरोध में, एक पूरा मुद्दा नरेंद्र मोदी के ऊपर जनमत संग्रह वाला बन गया। ये मुद्दा, पहली बात तो ऐसे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनको चाहते या जो उनको नहीं चाहते हैं, दोनों ने जिस प्रकार की बातें की उसके कारण नेतृत्व, उसके कारण ये आप मानते हैं? दूसरी बात कैसी कि आप मीडिया में दिन भर 24 घंटे आपको चलाना है, आप कोई मुद्दे चलाते, फिर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहिए, कोई बनता है बनाना चाहिए। अब उसके कारण क्या है कि मुद्दा वैसे ही बन जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की चाल चलन व्यवहार और चरित्र का अगर होगा तो हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व है और हम कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में हमें, यही हमारा विचार है। और नरेंद्र मोदी जी भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूंगा, राजनाथ जी भी यही कहेंगे। और पार्टी ने, हमारे लोकतांत्रिक पार्टी ने, हमारे सर्वोच्च पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमने निर्णय किया है कि इस समय इस चुनाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस चुनाव में देखिए, पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, इसलिए, और कांग्रेस भी, या आज आप राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भी अगर पर्सनालिटी के नाते ही नरेंद्र मोदी के सामने, और तो ये नहीं लगता है कि पूरी मशीनरी, संघ भले हो, आरएसएस और कांग्रेस में तो कहा भी जाता कि संघ चुनाव लड़वा रहा, और संघ ने एक तरह से अपने प्रचारक, क्योंकि नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पर आज भी प्रचारक है, प्रचारक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरह से सारी ताकत झोंक दी है। मुझे लगता है कि आप कारण न होते मीडिया में संघ को खींचने का काम करते हैं। संघ की भूमिका राजनीति में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी में। हाँ, तो ये एक ऐतिहासिक मौका संघ को मिला एक तरह से देखा जाए तो। आपको देखो, कौन सा संघ का व्यक्ति यहाँ डायरेक्ट काम कर रहा है, आपको मैं पूछता हूँ। देखिए, आप क्या होता है कि ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले अनेक लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। दूसरी एक भी बात ये भी सच है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर संघ ने अपनी भूमिका हर समय रखी है। संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संघ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और उनने इस समय देश के हित में अपनी भूमिका रखी है। नहीं, लेकिन फिर भी नितिन जी, ये तो आप मानेंगे कि इस बार सचमुच में पूरा दम, पूरा जोर, मतलब ये कि मंदिर आंदोलन या वाजपेयी जी के समय से भी ज्यादा पार्टी ने अपने करो मरो के अंदाज में अपने आप को झोंका, ये तो हकीकत मानेंगे या लगभग वैसे? मुझे लगता है हर आदमी का देखने का तरीका अलग अलग होता है। ना इस प्रकार की कोई बात हुई है, न किसी के विरोध में, किसी के विद्वेष में कोई कार्यक्रम हुआ है। प्रश्न ऐसा है कि कांग्रेस से, बीजेपी से और अनेक नेताओं के व्यक्तित्व से भी ये देश पड़ा है और देश के लिए काम करना, यही सीख हमको मिली है। जी नितिन जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। नितिन गडकरी ने बतौर पार्टी अध्यक्ष भी पार्टी की चुनावी तैयारियां कराई हुई है। उस नाते चुनाव में भाजपा की प्रदेशवार स्थिति का उनका खुलासा मतलब रखता है। नितिन जी, मिशन 272
जो आपने बनाया हुआ है कि 272 सीटें भाजपा को किसी भी तरह लेनी है या एनडीए को, उसमें किसी भी तरह हिसाब लगाएं आप, कहीं जो है इतने राज्य ही नहीं है कि वहां से ये 272 का आंकड़ा पार हो सके। आपके अनुसार प्रदेशवार किस तरह की स्थिति होती हुई लगती? देखिए, आप एक बात याद रखिए, जैसे दिल्ली में हुआ कि एक पार्टी जिसके पहले विधानसभा में एक भी मेंबर नहीं था और जिसकी स्थापना उनको 28 सीटें मिल गई जी। देखिए, एक बात याद रखिए, एनीथिंग कैन हैपन, कोई भी अनहोनी हो सकती है 100%। और इसलिए आज देश का जो माहौल है वो कांग्रेस के विरोध में, यूपीए के विरोध में है। इसलिए बंगाल हो, ओडिशा हो, केरल हो, आंध्र हो, जहां हम लोग लगभग हमारे एमपी नहीं है, पर आप बता दो आश्चर्यकारक रीति से ऐसे चुनाव के नतीजे आएंगे। नहीं, लोगों का मानना है ये सर्वेक्षण में कि आपका पोल परसेंटेज होगा, वोट बढ़ेंगे, लेकिन सीट में कन्वर्ट होने न पश्चिम बंगाल है, न केरल है, न तमिलनाडु है, न आंध्रा है, न आजकल पूरा जो अगर देखा जाए तो 280 सीटें जो है इलाके। मुझे क्या लगता है, मीडिया में सर्वेक्षण वालों की भी धज्जियां उड़ाई, अब मीडिया में जो बोलते हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाई, जो नेता है उनको भी धज्जियां उड़ा। इसलिए क्या होता है कि आज एक एंटरटेनमेंट का माहौल सब जगह बना हुआ है। नहीं, हकीकत में आप, क्योंकि आपने तो बतौर अध्यक्ष पूरे देश का सर्वे करवाया, पूरी जो जमीन है, तो आपका दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश को आपने पिछले चुनाव में पूरी तरह कमान की, तो आप जमीनी तौर पर जहां संगठन, अब उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है, सामाजिक समीकरण नहीं, उसके बावजूद आप मानते कि हवा है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 7 राज्य ऐसे कि जहाँ कभी न कभी हम जीते हैं, तो यहाँ हम लोग चुनाव स्वीप करेंगे। जहां तक आप बात करें, इसमें सच्चाई है। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु हमारे लिए बहुत कठिन राज्य है, और इस समय हमने वहां जो अलायंस बनाई है, जो विजयकांत और रामदास और हम लोग मिलकर, तो ये अलायंस 22 से 24% वोटों की बनती है। और इसमें अगर नरेंद्र मोदी की हवा है और वहां की दोनों रीजनल पार्टी से लोग अगर टूटना चाहते हैं तो उनको एक ऑप्शन हो गया है, तो संभावना ये भी कि हम भी 10, 12, 15 सीटें जीत सकते हैं। जी नितिन जी, आपके अनुसार महाराष्ट्र में आपका अपना ग्रह, क्या आप बिल्कुल मतलब 2-2 क्या भविष्यवाणी या क्या आंकलन दे सकते? मुझे ऐसा लगता है कि हमको भाजपा, शिवसेना और हमारा जो महायुति बनी, हम लोग कम से कम 34-35 जगह निश्चित रूप से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की जो 134 सीटें हैं, जिस पर आपने बहुत बारीकी से काम करवाया हुआ, देखा हुआ, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखो, बिहार में हमने कहने की जरूरत ही नहीं है। अब जो सर्वे के आधार आप ले रहे थे, वो सर्वे दिखा रहा कि बिहार में हमारा काफी राइज हुआ। यानी एक तो मैं आपको बहुत आश्चर्यकारक बात बताता हूँ, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी और हमारी पार्टी का अलायंस थी, तब हमारा वोट शेयर जितना आस्था था, सर्वे दिखता था, जैसे हमने अलायंस तोड़े तो हम और बड़े हो गए। और जो लोग हमको विरोध करते थे, जो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, वो लोगों का दबाव देखकर वो भी हमारे साथ जुड़ गए, जो हमारे साथ आ गए। तो बिहार को हम स्वीप करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बात पक्की है कि वो 4 पार्टियों में विभाजित हुई है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा ये बताना निश्चित रूप से कठिन है। पर एक सच्चाई ये सामने आई है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को, लोगों की लोकप्रियता से जो कुछ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अब लोग, हम भी कम से कम 40-45 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे, ये विश्वास हमारे मन में भी। नहीं नितिन जी, आप तो क्योंकि बहुत भाजपा का पूरा उत्तर प्रदेश को लेकर, बिहार को लेकर भाजपा हमेशा हाइप बहुत बनाती रही कि आज पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुत हाइप बनी है। एक तरह से भाजपा हाइप बनाने के अंदर, मतलब ये चुनाव आते आते कि नहीं हवा है, लेकिन फिर हकीकत में जो नतीजे आते हैं वो बहुत निराशाजनक होते हैं। ये हाइप और हकीकत का फर्क इस बार नहीं होगा, ये आप मानते हैं उसके, लेकिन उसके आधार क्या? आपको याद होगा जब जनता पार्टी ने 1975 की इमरजेंसी के बाद 77 में जब चुनाव लड़े थे, तब जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बहुत बड़े नेता हम चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, बहिष्कार डालो। और उसी चुनाव में फिर लड़ने के बाद आपने देखा होगा कि इंदिरा जी भी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए, और जॉर्ज फर्नांडिस एक रिकॉर्ड ब्रेक। नहीं, वो बहुत ऐतिहासिक। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश के इतने चुनाव देखे, माधवकांत त्रिपाठी से लेकर तब जब अटल जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाने तक के हिसाब से हाइप बनाई भाजपा ने, लेकिन उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण या पूरे हिंदी बेल्ट का इसका जो सामाजिक समीकरण है, वो अंततः भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। लेकिन इस बार आप सामाजिक समीकरण को लेकर रणनीति क्या? देखिए, ये भी बात सही है, कल्याण सिंह के नेतृत्व में हम लोग मेजोरिटी लेकर उत्तर सरकार बना चुके, ये भी इतिहास है।
और इसलिए आज हमारे लिए अनुकूल स्थितियां हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीयवाद की राजनीति के बजाय और उत्तर प्रदेश की राजनीति आज सही अर्थ में राष्ट्रीय राजनीति में, मतलब एक आपके हिसाब से इमरजेंसी 1977 जैसा आक्रोश गुस्सा कुछ है वो काम कर रहा है अंडर। दूसरा, अभी इससे लोग ऐसे गुस्से में लोग जात पात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर इश्यूज और परिस्थिति के आधार पर मतदान करते हैं। जी नितिन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।